poem of class 10 English literature. The name of the book is First Flight, and the title of the poem is A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. In this poem, we have to understand the difficulties faced by a tiger in the zoo. एक टाइगर जो वाइल्ड एनिमल है और टाइगर जंगलों में घूमना चाहता है, एक स्वच्छंद जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन जब टाइगर को चिड़ियाखाना में, जू में रखा जाता है तो उसका नेचुरलिटी समाप्त हो जाता है, उसका नेचुरल लाइफ समाप्त हो जाता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. इस पोएम में पोएट ने कंट्रास्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. कंट्रास्ट यानी टाइगर का जंगल में जीवन कैसा होता है और एक टाइगर का जू में लाइफ कैसा होता है, इसका कंट्रास्ट प्रेजेंट करने का प्रयास पोएट ने किया है. तो द पोएम प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट इन द मूड एंड एनवायरमेंट ऑफ अ टाइगर. टाइगर के मूड और एनवायरमेंट में कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास. जब वो जंगल में होता है और जब वो जू में होता है तो उसके मूड में और एनवायरमेंट में जो विरोधाभास होता है, जो डिफरेंस होता है, पोएट उसका यहां पर विश्लेषण करना चाहता है. तो व्हेन ही इज इन द जू एंड व्हेन ही इज इन द फॉरेस्ट. इन द जू यानी जब चिड़ियाखाना में टाइगर रहता है तो ही हैज नो लिबर्टी, उसके पास स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं होती है. ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल. चिड़ियाखाना में एक सीमेंटेड सेल, एक छोटा सा पिंजरा में टाइगर को रखा जाता है और उस पिंजरे के अंदर वो बंद रहता है बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे, जंजीरों के पीछे टाइगर बंद रहता है चिड़ियाखाना के अंदर. उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, उसके पास स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं होती है. टाइगर चिड़ियाखाना में एक सीमेंटेड बार यानी पिंजरे में कैद होकर के काफी क्रोधित महसूस करता है. द टाइगर फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस. एंग्री फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड हतोत्साहित फील करता है, एंड हेल्पलेस बिकॉज द टाइगर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू लिव इन द सीमेंटेड बार. सो दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट. जब टाइगर एक सीमेंटेड सेल में, जब एक सीमेंटेड सेल में टाइगर यानी चिड़ियाखाना में यानी एक पिंजरा यानी केज में जब रहता है तो उससे याद आती है अपने जंगली जीवन की, क्योंकि टाइगर रियल में एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है और इस तरह से उसे याद आती है अपने जंगल के जीवन की. किस प्रकार से वो छिपता था, लंबे लंबे घास में स्लाइड करता था, वाटर होल के निकट वो रहता था, जहां पर वाटर सोर्स है, रिवर है, पॉन्ड है, वहां पर वो रहता था. छाया में छिप करके हिरन का इंतजार करता था और घास के बीच से सरक करके जाता था, हिरन के ऊपर अटैक कर देता था और मार करके खा जाता था. किस प्रकार से वो पाउंस करता था यानी जंप करता था, हिरन के ऊपर अटैक करता था. ये सब चीज टाइगर को कहां याद आती है? तो जब पिंजरे के अंदर होता है तब, जब वो सीमेंटेड सेल में होता है तब उसको इन सभी चीजों की याद आती है, क्योंकि तब वो नेचुरल लाइफ नहीं व्यतीत कर पाता है, तब उसकी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है. टाइगर को जू में रहते हुए ये भी याद आती है कि हाउ ही टेरराइज्ड द विलेजर्स. किस प्रकार से गांव के लोगों को
वो आतंकित करता था, भयभीत करता था। डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, गांव के लोगों को वो अपने तेज, चमकीले और नुकीले दांत दिखा करके किस प्रकार से डराता था, और साथ ही साथ अपने खूंखार पंजों की सहायता से किस प्रकार से ग्रामीणों में दहशत और भय पैदा करता था। टाइगर को ये सब बात याद आती है, क्योंकि अब उसकी लिबर्टी नहीं है, अब वो जंगल में नहीं है, अब वो पिंजरा में है, वो चिड़िया खाना के अंदर सीमेंटेड सेल में है। इसलिए अब सिर्फ उसके सामने याद आने के अलावा और कोई चारा नहीं है। Now we are going to start the poem, क्योंकि अभी तक हम लोग बैकग्राउंड इसका जो था इंट्रोडक्शन का चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि एक चिड़िया खाना में रहते हुए टाइगर सिर्फ अपने रियल लाइफ, अपने जंगल लाइफ की याद करता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं होती है। और जो है अब पोएम में आते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स, स्टॉक्स यानी वॉक्स यानी चलता है, इन हिज विविड, विविड मतलब चमकदार यानी ब्राइट, स्ट्राइप्स यानी टाइगर के शरीर पर स्ट्राइप होता है, यानी धारियां होती है बनी, लाइन बना हुआ होता है। और ये लाइन यानी ये धारियां, ये पट्टी कैसी होती है, तो विविड होती है यानी ब्राइट होती है, यानी चमकदार होती है। तो टाइगर ही स्टॉक्स यानी वो मूव करता है, वो वॉक करता है, तो इन हिज विविड स्ट्राइप्स अपने चमकदार धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहां वो चलता है, तो पिंजरा में कुछ स्टेप जो चलने का उसके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, मात्र उतना ही वो चलता है। एक मिनट, पिंजरा में ज्यादा जगह तो होता नहीं है, तो 6-7 फीट का तो मात्र पिंजरा होता है उसका, उसका जो सीमेंटेड सेल होता है मात्र 6-7 फीट का होता है। उतना ही दूर उसको वॉक करने, मूव करने का लिबर्टी होता है, उतना ही देर दूर में वो जो है ये स्टॉक कर सकता है, यानी वॉक कर सकता है। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, देखिए यहां पर एडजेक्टिव द फ्यू का यूज हुआ है। फिर से आप लोग कोई स्मरण दिलाना चाहते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये एडजेक्टिव जो है काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सबसे पहले फ्यू, फ्यू एक निगेटिव टर्म है, निगेटिव टर्म यानी फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कुछ स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब हुआ शायद ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, शायद ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, यानी नहीं थे प्रेजेंट, यानी क्लास लगभग खाली था, स्टूडेंट लोग नहीं थे। तो ये फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और ये एडजेक्टिव है, और ये आपको निगेटिव टर्म देता है, निगेटिव। अब आइए ऑफ यू, ऑफ यू जो है ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ। a few students were sleeping in the class, a few students, rest of the students were reading, but a few students were sleeping, यानी क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सो रहे थे। तो देखिए कुछ का यहां पर प्रयोग हुआ, ये पॉजिटिव टर्म है ऑफ यू, तो ये फ्यू का दूसरा रूप हुआ ऑफ यू। अब आइए तीसरा कि द फ्यू, द फ्यू का मतलब हुआ जो कुछ, जो कुछ, यानी द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्लीपिंग इन द क्लास बिकेम अलर्ट। द फ्यू यानी जो कुछ स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स स्लीपिंग इन द क्लास, जो कुछ स्टूडेंट्स क्लास में सो रहे थे, गॉट अलर्ट, अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, पढ़ाई पर मुस्तैद हो गए। तो देखिए जो कुछ का ये यूज हुआ, जैसे द फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन द जूनियर क्लास,
आर मेकिंग अ नॉइज। जो कुछ स्टूडेंट्स जूनियर क्लास में बैठे हुए हैं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो देखिए द फ्यू का जो कुछ, द फ्यू का यूज समझे, जो कुछ। तो अ फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब शायद ही, यानी निगेटिव। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने स्टडी किया। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स states of his cage on pads of velvet quite in his quite rage। अब जरा राइम स्कीम के ऊपर गौर कीजिए। लड़की राइम स्कीम देखो पोएम का राइम स्कीम क्या है। देखिए सबसे पहला लाइन का स्ट्राइप्स, पहला लाइन के लास्ट में है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स को ए माने। अब दूसरा लाइन देखो, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो ये ए नहीं हुआ, बी हुआ ना बी, यानी ए बी। अब आप थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, सी हो गया, क्योंकि ना ए से मैच किया ना बी से मैच किया। तो ए बी सी। और फोर्थ लाइन में देखो, इन इज क्वाइट रेज, बी हुआ। समझे बात को है? तो इन हिज क्वाइट रेज, केज रेज, केज रेज दोनों राइम कर रहा है ना। तो केज को हम लोग बी माने थे, तो रेज हो गया बी। तो राइम स्कीम क्या हो गया? वेरी गुड, ए बी सी बी। समझा उसको धीरज? ए बी सी बी, समझे? नेक्स्ट स्टेंजा। तो आपने फर्स्ट स्टेंजा का स्टडी किया। इस फर्स्ट स्टेंजा में आपने स्टडी किया कि एक टाइगर किस प्रकार से जू के अंदर अपने सीमेंटेड सेल के अंदर रहता है, क्या करता है, ये चीज आपने स्टडी किया। इसके लास्ट लाइन को जरा सा एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा, इन हिज क्वाइट रेज। तो कुछ स्टेप्स वो मूव करता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स। एक मिनट, ऑन पैड्स, टाइगर के पैर के नीचे क्या होता है? पैड होता है, गद्देदार होता है। टाइगर के पैर के नीचे गद्देदार होता है। ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट, वॉल्वेट का मखमल का गद्दा होता है टाइगर के पैर के नीचे। तो मखमल के गद्देदार पैड के ऊपर टाइगर मूव करता है। समझे बात को? ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट। और कैसे? तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्वाइट। एक मिनट, टाइगर जो है वाइल्ड एनिमल है, डेंजरस वाइल्ड एनिमल है, वेरी पावरफुल है। तो सवाल उठता है कि इतना क्वाइट काहे रह रहा है? क्यों क्वाइट क्यों है टाइगर? वो गुर्राता क्यों नहीं? वो रॉयरिंग क्यों नहीं करता है? चिघाड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि पिंजड़ा में है। द टाइगर डज नॉट हैव एनी लिबर्टी, उसके पास स्वतंत्रता है नहीं। द टाइगर कुड नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता है। उसका स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है, वो कहां कैद है? पिंजड़े में कैद है। तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो चिल्ला करके चिघाड़ करके क्या करेगा? तो टाइगर मूव करता है, कुछ स्टेप्स जो वो घूम सकता है उतना ही में वो घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, वॉल्वेट वाले मखमली अपने पैड के ऊपर, पैर में गद्देदार बना हुआ है लेयर, उसी पर वो घूमता है। इन हिज क्वाइट रेज, यानी क्वाइट यानी शांत, और रेज गुस्से में भी, यानी बेकाबू और बहसी गुस्सा है। रेज मतलब बेकाबू यानी अनकंट्रोल्ड, और बहसी एंगर यानी बहसी मतलब वायलेंट। टाइगर गुस्से में है। टाइगर पिंजरा के अंदर घूमता है तो वो एंगर में है, लेकिन उसका गुस्सा कैसा है? तो गुस्सा है बहसी और अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड है, और उसका गुस्सा है वायलेंट। टाइगर का गुस्सा हमेशा होता है अनकंट्रोल्ड और वायलेंट, लेकिन अभी टाइगर कहाँ है? पिंजरे में है, इसलिए गुस्सा करके वो कुछ कर नहीं सकता है, और इस कारण से अपने गुस्से को वो पी जाता है। शांति से वो घूमता है, गुस्से में है फिर भी वो शांत है। तो ये बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई अनकंट्रोल्ड होता है और क्रोधित होता है तो वो हल्ला करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लड़ता है।
गुस्से में, गुस्सा में भी करता है, लेकिन टाइगर गुस्सा में है लेकिन गुस्से के बावजूद कुछ नहीं करता है, वो शांत है, खामोश है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में है, उसका स्ट्रेंथ जो है सीमित कर दिया गया है, उसको पिंजरे में कैद कर दिया गया है। अब नेक्स्ट यानी सेकंड स्टैंजा में हम लोग पढ़ते हैं कि टाइगर का नेचुरल लाइफ क्या है। एक टाइगर अपने नेचुरल लाइफ को भी याद करता है पिंजरे में, कि नेचुरल लाइफ उसका क्या था, कैसे उसको जीवन यापन करना चाहिए। तो देखिए सेकंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी उसको लर्किंग करना चाहिए शैडो में, छाया में। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब छिप करके इंतजार करना। टाइगर क्या है? छिप करके इंतजार करता है किसका? हिरन का, मोटी ताजी हिरन का। शैडो में, पेड़ की छाया में छिप करके टाइगर इंतजार करता है। तो यही टाइगर का नेचुरल लाइफ है कि पेड़ की छाया में छिप करके इंतजार करता है एक मोटी ताजी हिरन का। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसको लंबे लंबे घास के बीच से सरकना चाहिए, सरक करके जाना चाहिए। ये टाइगर का नेचुरल लाइफ है। लंबे लंबे घास के बीच सरक करके जाएगा और जाकर के अटैक कर देगा। किसके ऊपर? हिरन के ऊपर अटैक कर देगा। और कहां जाकर के वो छिपता है? तो छिपता है जहां वाटर सोर्स होता है, तालाब के किनारे या नदी के किनारे, जहां पर हिरन पानी पीने के लिए आती है। तो नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प हिरन पास, जहां पर प्लम्प मतलब मोटी ताजी, जहां पर मोटी ताजी हिरन क्रॉस करती है, पानी पीने के लिए जाती है, गुजरती है, वहीं पर वो पेड़ की छाया में छिपा हुआ रहता है। और जब हिरन दिखाई पड़ती है तो वो धीरे धीरे घास के बीच सरक कर जाता है और जा करके हिरन के ऊपर अटैक कर देता है। यही टाइगर का नेचुरल लाइफ है। टाइगर इसी के लिए जिंदा होता है, इसी के लिए उसका जन्म होता है। लेकिन यहां पर टाइगर को जो है कैद कर दिया गया है सीमेंटेड सेल में, चिड़ियाखाना में। इसलिए चिड़ियाखाना में रहते हुए वो याद करता है अपने नेचुरल लाइफ को और अपना गुस्सा मन ही मन पिए हुए। He should be snarling around houses. अब देखिए टाइगर का नेचुरल लाइफ, थर्ड पैराग्राफ में भी आपको टाइगर का नेचुरल लाइफ का जिक्र किया गया है कि ही शुड बी, शुड का प्रयोग होता है चाहिए के सेंस में। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी समय पर आपको मेडिसिन लेना चाहिए। यू शुड लर्न योर लेसन, आपको अपना लेसन याद करना चाहिए। तो शुड का प्रयोग इस सेंस में होता है, सजेशन के सेंस में। तो देखिए यहां पर पोएट कहता है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नार्लिंग यानी उसको गुर्राना चाहिए घरों के आसपास। टाइगर जो है जंगल के किनारे जो घर बने हुए होते हैं वहां पर टाइगर क्या करता है? स्नाल करता है, गुर्राता है, गुर्राता है। स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, जंगल के किनारे घरों में, वो घरों के पास वो गुर्राने का काम उसको करना चाहिए। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। ये फिगर ऑफ स्पीच कौन है? ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, ठीक है। ओनोमेटोपिया का डेफिनेशन आप लोग को बतलाए थे, या जो स्टूडेंट नहीं सुने थे वो फिर से सुन लीजिए, इसलिए कि फिर नेक्स्ट क्लास हम पूछेंगे। An onomatopoeia is a figure of speech in which the meaning of a word appears from its pronunciation. जब किसी शब्द के उच्चारण से उसके मीनिंग का पता चलता हो, यानी शब्द का अपना कोई खास मीनिंग नहीं हो, बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जैसे किया जाए वैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाए, इस फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। ऐसे वर्ड को ओनोमेटोपिया को वर्ड कहा जाता है। यहां पर पोएट ने ओनोमेटोपिया नामक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है।
इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस साहब यहाँ पर ओनोमेटोपिया का प्रयोग किया है, क्योंकि स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, ये टाइगर का जो है साउंड क्रिएट करने वाला एक ये है बिहेवियर है। स्नार्लिंग यानी ग्राउल, ग्राउल विथ टीथ, अपना दांत दिखा करके देखते हैं टाइगर रहा करके लोगों को डराता है, गुर्राता है। इस प्रकार से मुंह खोलेगा, दांत को दिखाएगा और गुर्राएगा, तो दांत दिखा करके वो गुर्राता है, लोगों में भय और दहशत पैदा करने का कार्य टाइगर करता है। तो ये आप लोग देखते हैं अभी जो आपको चिढ़ाड़ करके दिखाए टाइगर के जैसा, तो ये कोई खास वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का साउंड है, इसलिए इसको ओनोमेटोपिया कहा जाता है। प्रैक्टिकली हम लोग हमेशा ओनोमेटोपिया का यूज इस्तेमाल करते रहते हैं बातचीत में। ये अलग बात है कि मालूम नहीं रहता है। जैसे आपको कभी बतलाए थे कि फिल्म देवदास में एक्ट्रेस जो है ऐश्वर्या राय, वो हमेशा बोलती थी इस, तो ये इस का अपना कोई मीनिंग नहीं है। दरअसल ये फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है, क्योंकि इसको आप जैसे उच्चारण कीजिएगा वैसे इसका मीनिंग बदल जाता है, समझे। इसका जैसे अब मान लिया कि वो लड़के भी क्लास में पढ़ा रहे तो सोई हुई थी, तो उसको अगर कहना होगा हमको तो कहेंगे कि इस, तो समझ जाएगी कि सोए हुए थे इसलिए बोला जा रहा है, तो समझ गई। अब मान लिया कि ये बगल में खा रहा है कुछ तीता गुपचुप वगैरह खा रहा है, और हमको क्या है लालच से हो गया, लालच हो गया कि हमको भी खिलाता, मेरे पास संयोग से पैसा नहीं है। अब इसको देख करके कहेंगे इस, समझ जाएगा कि खाने के लिए, तो कहे अगर इसके पास पैसा रहेगा तो हो सकता है खिला सकता है, नहीं पैसा रहेगा तो कहेगा क्या मेरे पास तो 10 रुपए है, तो आपको खिला देंगे कहां से। खाने का मतलब है ये ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है, इसका आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा वैसे इसका मीनिंग बदल जाता है। अब मान लिया कि एग्जामिनेशन हो रहा है, इन्विजिलेटर गार्डिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट चोरी करने का प्रयास कर रहा है, इन्विजिलेटर को समझ में आ गया, तो वो डायरेक्ट उसको नाम नहीं लेकर के बोले कि सूरज चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, नाम लेकर के नहीं बोले, लेकिन खाली इतना ही बोल दिए इस, जो स्टूडेंट चोरी करने का प्रयास कर रहा था वो समझ गया। ये है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। तो देखिए यहां पर फिर से आते हैं पोएम में, ही शुड बी स्मेलिंग अराउंड हाउसेज, उसको क्या करना चाहिए। अब देखिए एक मिनट, टाइगर के लिए ही प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। खुशबू, चलो खुशी ध्यान दो, टाइगर के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग हुआ है। फिर से पूछ रहे हैं, टाइगर के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग हुआ है। ही का प्रयोग मेल इंडिविजुअल के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, और टाइगर के लिए ही का यूज हो रहा है, ही प्रोनाउन का यूज हो रहा है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन बतलाएगा, हाथ उठाओ। नहीं, ये जो है ये है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। फिर से आप लोग को बतलाते हैं पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन। व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, देन इट इज कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन। फिर से सुनिए, व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश लिटरेचर जो है वो साइंस नहीं है, इंग्लिश जितना भी न्यूट्रल जेंडर का है सबको इसी में गिनता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, चाहे तो जानवर हो पेड़ पौधा हो सबको उसी में गिनता है। कहता है व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, जब एक आदमी की तरह उसका चित्रण होता है तब इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। हम लोग व्यवहार में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग को मालूम नहीं रहता है। आपको एक पोएट का देखिए, आपको सॉन्ग एक याद होगा कि मैंने पूछा चांद से क्या देखा है कहीं,
मेरे यार की हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, यहां पर मैंने पूछा चांद से, तो क्या चांद कोई आदमी है? नहीं, इट इज पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच था जो चांद को पूछा, क्योंकि चांद आदमी नहीं है, आदमी रहता तभी वो जवाब देता। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कहता है कि चांद ने कहा, वो भी आंसर दे दिया, वो भी आंसर दिया था कैसे? तो आदमी की तरह कहता है कि चांदनी की कसम, लगता है जैसे कि चांद की वाइफ का नाम है चांदनी, तो वो कहता है कि चांदनी की कसम, कसम खा रहा है। यानी रियल में न कोई चांद आदमी है न चांदनी कोई आदमी है, तो फिर कसम क्या खा रहा है? यानी पर्सोनिफिकेशन है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पहला लाइन में पूछता है कि कहीं देखा है मेरे यार की हंसी, तो यार की हंसी लगता है कि आदमी जो घूमता है क्या, मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर दौड़ता है हंसी, तो इस तरह से ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। हंसी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, हंसी को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वो महसूस करने की चीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहा जाता है जिसको महसूस किया जा सकता है। तो हंसी को ऐसा चीज नहीं है जिसको गाड़ी है कि सड़क करके चल जाएगा कि कहीं देखा है। तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल था। अब यहां ये टाइगर के लिए पोएट जो है लेस्ली नॉरिस बार बार यूज कर रहा है प्रोनाउन ही जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और टाइगर के लिए यहां किया जा रहा है। दरअसल द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द टाइगर। फिर से आइए स्टेंजा में, he should be snarling around houses, घरों के निकट उसको घुर्राना चाहिए। एट द जंगल से, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उन घरों के पास उसको घुर्राना चाहिए। बेयरिंग इज व्हाइट फैंग्स, बेयरिंग यानी नेकेड करते हुए अपने व्हाइट फैंग्स को, उजले दांतों को। टाइगर का दांत बड़ा नुकीला होता है, बड़ा खतरनाक होता है, तो टाइगर अपने दांतों को नंगा करते हुए यानी दिखाते हुए, एक मिनट, मुंह से ढका हुआ रहता है, हमारे ओठ से ढका हुआ रहता है दांत, लेकिन जब उसको हम दिखाना चाहेंगे किसी को तो उसको नंगा करना पड़ेगा, यानी होठ से बाहर करना पड़ेगा, ही तब दांत दिखाई देगा। तो बेयरिंग यानी नेकेड करते हुए। तो टाइगर, हम लोग तो दांत दिखाते हैं हंसने के लिए, लेकिन टाइगर दांत दिखाता है क्या के लिए? लोगों को डराने के लिए, लोगों में दहशत और भय पैदा करने के लिए, या जानवरों में भय पैदा करने के लिए। तो वेयरिंग इज व्हाइट फैंग्स, उजले रंग के अपने फैंग्स यानी दांतों को दिखाने के लिए। हिज क्लॉज, अपना पंजा, अपना खूंखार पंजा को उसको दिखाना चाहिए गांव के लोगों को, जो गांव के किनारे जो घर बने हुए, उन घरों में जो लोग रह रहे हैं, जो जानवर रह रहे हैं, उन सबों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उसको अपने व्हाइट फैंग्स, उजले दांतों को बाहर करना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, ताकि विलेज को, गांव को आतंकित कर सके। लेकिन टाइगर है जू में उसका स्ट्रेंथ समाप्त है, जू के अंदर उसका ये समूचा एक्टिविटी जो उसका नेचुरल लाइफ था वो समाप्त हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? एक मिनट, इसमें इस पोएम में आपको यह भी पढ़ना है कि कौन स्टेंजा उसके जू लाइफ से संबंधित है और कौन स्टेंजा उसके जंगल लाइफ से संबंधित है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट से बने हुए सेल, एक छोटा सा पिंजरा घर में वो कैद है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स यानी छालों के पीछे, सलाखों के पीछे उसका स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो है वो सीमित है। उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है, पिंजरे की छालों के पीछे उसकी ताकत सिमट करके रह गई है। अब वो वैसा कुछ नहीं कर सकता है जो एक टाइगर अपने नेचुरल लाइफ में करता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो स्टॉक कर रहा है यानी वॉक कर रहा है, स्टॉकिंग यानी वॉकिंग, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई जितना है उतना तक वो चलता है, यानी अपने पिंजरे की लंबाई को अब वो माप रहा है, क्योंकि
इसके बिना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो चिड़ियाखाना में विजिटर्स आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं, वो टाइगर को तरह तरह से चिढ़ाते हैं, कोई उंगली देते हैं, कोई भुंजा फेंक देते हैं, कोई और कोई खाना का सामान केक वगैरह फेंक देते हैं। ये सबसे टाइगर चिढ़ता है, क्योंकि टाइगर को केक नहीं चाहिए और पिज्जा नहीं चाहिए, टाइगर को मीट चाहिए। अगर ये सब सामान आप फेंक रहे हैं तो ये टाइगर को चिढ़ाने के समान हुआ। टाइगर वाइल्ड एनिमल है, डेंजरस एनिमल है, उसके निकट जाने का मतलब हुआ मौत से जो है नाता जोड़ना, क्योंकि टाइगर नहीं पसंद करता है किसी आदमी को कि वो निकट आ जाए। लेकिन चूंकि वो पिंजरे में बंद है तो कोई भी पिंजरा के निकट चला जाता है, उसको चिढ़ाता है। लेकिन कभी कभी वो उसको मौका मिल जाता है तो पकड़ लेता आदमी का कपड़ा, गुस्सा करके पकड़ लेता है कपड़ा, और कपड़ा पकड़ लिया तो यानी अब कोई उपाय नहीं है, कपड़ा को फाड़ करके छोड़ दीजिए, तभी आपका जान बचेगा। Next stanza we have to read, and it's the last stanza. Last stanza में पोएट कहता है कि पिंजरे में जो बंद है टाइगर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ पिंजरा में बंद होकर के he hears the last voice at night, वो वॉइस को सुनता है लास्ट नाइट में, रात में जो आखिरी आवाज आती है उसको वो सुनता है। वो अन्य जानवरों के पेड़ पौधों इत्यादि की आवाज को नहीं सुनता है, पेड़ पौधों के पत्तियों की सरसराहट को वो नहीं सुनता है, अन्य जंगली जानवरों को नहीं की आवाज को सुनता है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। वो स्वतंत्र रहता तब ने जानवरों की आवाज को सुनता, तो पेड़ों की सरसराहट, पत्तियों की आवाज को सुनता। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो अंतिम वॉइस सुनता है। क्या, किस चीज का? तो द पेट्रोलिंग कार्स, जो चिड़ियाखाना में कार पेट्रोलिंग करती है, चिड़ियाखाना का जो गार्ड है उसका जो कार रहता है पेट्रोलिंग करने वाला, जानवर की रक्षा करने वाला, जो रात वो पेट्रोलिंग करके घूमता है, उसकी आवाज को, पेट्रोलिंग कार की आवाज को वो सिर्फ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो एक टक देखता है पेट्रोलिंग कार को अपने ब्रिलियंट आइज से, अपने तेज तर्रार आंखों से गौर से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और सितारों को जो है गौर से देखता है। और इस प्रकार से चिड़ियाखाना के अंदर ही टाइगर जो है अपने कंक्रीट सेल में रहने के लिए विवश होता है। उसकी तमाम प्रकार की स्वतंत्रता सीमित होती है, उसको ना कुछ देखने को मिलता है, ना कुछ सुनने को मिलता है। जो विजिटर्स होता है उसको वो इग्नोर करने का काम करता है। अब हम लोग को फिगर ऑफ स्पीच का, कुछ और फिगर ऑफ स्पीच का स्टडी करना है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र हम लोगों ने कर लिया है, जैसे राइम स्कीम आपको बतला चुके हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम बतलाए थे, अब आप लोग सेकंड स्टैंजा का राइम स्कीम बतलाइए। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ए हुआ, वन है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, क्या हुआ? बी हुआ। अब थर्ड लाइन देखिए, नियर द वाटर होल, सी हुआ। ABC वन है। और लास्ट लाइन देखिए, वेयर प्लम्प डियर पास, हाँ, तो ये ग्रास से राइम कर रहा है, ग्रास पास, यानी इसका सेकंड स्टेंजा में भी राइम स्कीम हो गया ABCB। और इसी प्रकार से थर्ड स्टेंजा भी देखिएगा, तो देखिए थर्ड स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ए हुआ। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बी हुआ। नहीं, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, बी हुआ। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सी हुआ। इग्नोरिंग द विजिटर्स, ठीक है, ABCB हुआ। यानी इस पोएम का राइम स्कीम है ABCB। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जिसका प्रयोग हुआ इस पोएम में वह है इंजाम्पमेंट। देखा, इंजाम्पमेंट नामक
फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इस पोयम में हुआ है। इंजैम्पमेंट किसे कहा जाता है? तो व्हेन नो पंक्चुएशन मार्क इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ लाइन, जब पोयम के किसी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं हो, जब पोयम के लास्ट लाइन में किसी पंक्चुएशन मार्क नहीं हो, एंड ऑफ so when no punctuation is present at the end of a line and same sentence runs through two or more lines, एक ही सेंटेंस अगर टू और मोर लाइन्स में रन करता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। एक मिनट, पहला लाइन हुआ ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं है। फर्स्ट लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहां पर इंजैम्पमेंट हुआ। अब देखिए सेम लाइन सेकेंड लाइन में भी रन कर रहा है, सेम लाइन, द फ्यू स्टेप्स। ये फर्स्ट लाइन जो था उसका कंप्लीशन हो रहा है सेकेंड लाइन में कि ही। So next figure of speech we have to understand which has been used in this poem is imagery. इमेजरी नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज इस पोएम में किया गया है। अब जरा समझिए, एक लड़की कौन सो रही है? इस फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नाम है इमेजरी। तो व्हेन द पोएट क्रिएट्स अ सीन इन फ्रंट ऑफ रीडर्स, अपने विश्लेषण से जब पोएट एक सीन क्रिएट करने का कार्य करता है तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज इमेजरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द पोएट्स क्रिएट्स अ सीन ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड मूव्स। तो जब पोएट जो है आपको एक्शन वर्ड का यूज कर रहा है कि पोएट क्रिएट्स अ सीन इन टाइगर, जैसे टाइगर पिंजरे के अंदर है तो किस प्रकार से मूव कर रहा है, तो ऐसा कर करके एक इमेज यानी एक चित्र, एक सीन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। एक मिनट, नेक्स्ट स्टैंडा में आपने देखा कि टाइगर जो है जंगल में रहता है, तो जंगल में भी वो किस प्रकार से लंबे घासों के बीच छिप करके रहता है, सरक करके जाता है, मोटी ताजी हिरन के ऊपर अटैक करता है। ये सब कहानी का करके पोएट एक इमेज, एक सीन क्रिएट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है इमेजरी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच which has been used in this poem is consonance. Consonance, consonance का तात्पर्य एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच से है जिसमें रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। फिर से सुनिए, इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ पार्टिकुलर लाइन। एक लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। समझी? जब कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट और वॉवेल होता है जी, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का एक लाइन में रिपीटिशन होता है, किसी खास लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। जैसे अब देखिए, ये फर्स्ट लाइन में देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है, एक मिनट, कॉन्सोनेंट साउंड कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है या एंड में भी हो सकता है। तो इस लाइन को फिर से देखिए, फर्स्ट लाइन जो है पोएम का, ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का एस लीजिए, नोट कीजिए स्टॉक्स के एस को, एस जो है कॉन्सोनेंट है और एस का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज, तो स्टॉक्स में एस वर्ड के बिगिनिंग में है। अब देखिए नेक्स्ट, ही स्टॉक्स इन हिज, हिज यहां पर फिर एस है,
एस का रिपीटिशन हुआ है, यहां पर वर्ड के लास्ट में है, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स में एस का प्रयोग हुआ है, यहां पर बिगनिंग में हुआ है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन जब किसी पार्टिकुलर लाइन में बार बार होता है, तब इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। और उसका एग्जांपल आपको बतलाए कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इस लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड एस का रिपीटिशन हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स किसी वर्ड के बिगिनिंग में या सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है, वर्ड के बीच में आ सकता है, या वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ सकता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जिसका यूज हुआ इस पोएम में, उसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस, तो एसोनेंस किसको कहा जाता है? हम लोग अब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनी vowel sound is prominent when a vowel sound is prominent in a line, then this figure of speech is called assonance. So an assonance is the repetition of a vowel sound, यानी सेंटेंस में vowel sound का अगर रिपीटिशन हो तो एसोनेंस है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो तब वो क्या है? कॉन्सोनेंस। लेकिन अगर वॉवेल साउंड का रिपीटिशन है तो क्या कहा जाएगा? एसोनेंस। तो इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ वॉवेल साउंड इन अ पार्टिकुलर लाइन। जैसे एग्जांपल फिर देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस लाइन में देखिए वॉवेल साउंड है आई, आई। तो इन, ही स्टॉक्स इन, इन का आई है ना, इन में आई लगा हुआ है बिगिनिंग में, इन के बिगिनिंग में आई है। इन हिज, हिज के मिडिल में है वॉवेल साउंड है। और उसको विविड, विविड में दो बार आई का प्रयोग हुआ है, वी आई वी आई डी, वी आई वी आई डी, विविड। तो यहां पर आई प्रोमिनेंट किस प्रकार से है कि दो बार आई का प्रयोग हुआ है, वी आई डी, यानी वॉवेल साउंड यहां पर प्रोमिनेंट है। अब उसको स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स में भी बीच में आई का प्रयोग हुआ है, STRIPES। तो स्ट्राइप्स में भी, यानी अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट है किसी लाइन में तो ये फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के बिगिनिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, एंड में आ सकता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एसोनेंस। वॉवेल साउंड किसी वर्ड के बिगिनिंग में आ सकता है, किसी वर्ड के मिडिल में आ सकता है, या एंड में आ सकता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एक और फिगर ऑफ स्पीच है, उसका नाम है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, तो ऑक्सीमोरोन किसको कहा जाता है? The oxymoron is a figure of speech in which an opposite adjective is used. एक मिनट, जब कंप्लीटली एक अपोजिट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तब इस फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। जैसे जनरली एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वो एडजेक्टिव नाउन के फेवरेबल होता है। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी के फेवरेबल है ब्यूटीफुल, शी क्या है तो ब्यूटीफुल है। गौर कीजिए बात को। और इसके बाद अब आपको ब्यूटीफुल को भी क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब का यूज हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल की को हेल्प कर रहा है, उसके इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब कोई ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जो मीनिंग में जस्ट अपोजिट हो, यानी जो नाउन है, नाउन का मीनिंग जो हो उसका अपोजिट एडजेक्टिव का यूज हो, तब ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। जैसे
यहां पर देखिए इस लाइन में, यहां देखिए फर्स्ट स्टैंजा के फोर्थ लाइन में देखिए, फर्स्ट स्टैंजा के फोर्थ लाइन में देखिए, कहता है इन इज क्वाइट रेज। तो एक पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के अंदर टाइगर घूमता है, और कैसे घूमता है, तो रेज में यानी गुस्से में। एक टाइगर का गुस्सा कैसा होता है, तो रेज। इसके लिए पोएट ने यूज किया है वर्ड रेज। रेज का मतलब होता है वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एंगर। वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एंगर को कहा जाता है रेज, RAGE, यानी बेकाबू, बेकाबू और बहसी गुस्सा जो होता है, बेकाबू और बहसी गुस्सा को कहा जाता है रेज। अच्छा एक मिनट आप बात बतलाइए कि जब एंगर बेकाबू है और बहसी है, यानी अनकंट्रोल्ड है और वायलेंट है, तो फिर क्वाइट कैसे हो सकता है। लेकिन क्वाइट यहां पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है पोएट ने। पोएट कहता है इज क्वाइट रेज। रेज यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल हुआ है। रेज यानी एंगर, क्रोध। तो क्रोध का एडजेक्टिव क्या है, तो क्वाइट, शांत। तो ये तो परस्पर अपोजिट मीनिंग में है। गुस्सा जो है और वायलेंट है, बेकाबू है, बेकाबू और बहसी गुस्सा है, अनकंट्रोल एंड वायलेंट एंगर है, तो फिर तो उसको हल्ला गुल्ला करना चाहिए, मारपीट करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। लेकिन कैसे है, तो क्वाइट है, शांत है, यानी जस्ट अपोजिट है मीनिंग में। मीनिंग में जस्ट अपोजिट एडजेक्टिव का इस्तेमाल पोएट ने किया है। समझिए बात को। इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, ऑक्सीमोरोन। बार बार बतला रहे हैं, तुम लोग को लग रहा है जिसकी कोई कहानी किस्सा सुना रहे हैं क्या। ऑक्सीमोरोन, ठीक है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज ऑक्सीमोरोन व्हेन an adjective of just opposite meaning is used, then it is called oxymoron. यहां पर ऑक्सीमोरोन नामक फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम। आप लोगों से आग्रह कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।